नमस्कार। आज हम भारत की विदेश नीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज की दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है, जहां पुराने गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं और देशों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स उनकी विचारधारा पर हावी हो रहे हैं। तो इस बदलते हुए माहौल में भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को कैसे सिक्योर कर रहा है, यही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र होगा। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिकी टैरिफ, रूस से तेल का आयात और यूरोप के साथ होने वाली ट्रेड डील, क्या ये सब अलग-अलग मामले हैं या फिर ये सब भारत की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि ये सब भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमें क्या बताता है। अब जो अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी, और ऐसे पेपर के लिए भी जैसे बदलती दुनिया में भारत की भूमिका पर निबंध लिखना हो। और हाँ, इंटरव्यू में भी आपकी फॉरेन पॉलिसी की समझ को लेकर सवाल ज़रूर बन सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ग्लोबल जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। इस युद्ध ने यह दिखा दिया कि एनर्जी मतलब ऊर्जा एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन सकती है। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े सैंक्शंस लगाए, तो भारत जैसे मिडिल पावर्स पर बहुत दबाव आया कि वो किसी एक तरफ हो जाए। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, हिंदी में कहें तो रणनीतिक स्वायत्तता। यूपीएससी के लिहाज से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई देश अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सबसे ऊपर रखकर बिना किसी दूसरे देश या ग्रुप के दबाव में आए अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करे, और भारत ने इसी को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया है। अब आते हैं भारत रूस तेल संबंध के केस स्टडी पर। यहाँ भारत की सोच बिल्कुल साफ थी। उसने जियोपॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर इकोनॉमिक प्रैग्मैटिज्म यानी आर्थिक व्यावहारिकता को चुना, और ये फैसला भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही जरूरी था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत अपने क्रूड ऑयल की जरूरत का लगभग 90% इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। अब आप समझ सकते हैं कि हम एनर्जी को लेकर कितने वल्नरेबल हैं। इसीलिए जब रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने का मौका मिला, तो वो भारत के लिए एक नेशनल इम्पेरेटिव, एक राष्ट्रीय जरूरत बन गया। तो सवाल वही है कि भारत ने आखिर रूसी तेल क्यों खरीदा? देखिए, इसके पीछे कई ठोस कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण तो था पैसा। ये तेल मार्केट रेट से 20 से $30 प्रति बैरल सस्ता मिल रहा था। इसके फायदे साफ थे। देश में महंगाई काबू में रहती, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता और हमारी रिफाइनर्स का मार्जिन भी बढ़ता। दूसरा कारण था हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रूस भारत का एक पुराना और भरोसेमंद साथी रहा है, तो उस रिश्ते को निभाना भी जरूरी था। और भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड था वो भी बिल्कुल क्लियर था। भारत ने कहा कि एनर्जी खरीदना हमारा सॉवरेन यानी संप्रभु फैसला है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो सैंक्शंस थे ये वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए थे, यूनाइटेड नेशंस ने नहीं। इसका मतलब भारत ने कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं तोड़ा। ये भारत की डिप्लोमैटिक थिंकिंग को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। तो भारत के इस फैसले पर अमेरिका का रिएक्शन क्या था? अमेरिका ने जवाब दिया, भारत पर भारी टैरिफ लगाकर। चलिए, अब अमेरिका की इस प्रेशर टैक्टिक को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे असली मकसद क्या था। देखिए, भारत पर ये टैरिफ 2 लेयर्स में लगे। पहले 25% टैरिफ तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से लगाया था। फिर जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, तो 25% का एक और टैरिफ लगा दिया गया। कुल मिलाकर ये लगभग 50% तक पहुंच गया, और नतीजा, भारत अमेरिका के सबसे ज्यादा टैरिफ झेलने वाले पार्टनर्स में से एक बन गया। लेकिन अब कहानी में एक और मोड़ है। अमेरिका इन्हीं टैरिफ्स को हटाने के संकेत दे रहा है। और ऑफिशियल रीजन क्या दिया जा रहा है? यूएस ट्रेजरी का कहना है कि भारत ने रूस से तेल का इंपोर्ट करीब 30% कम कर दिया है, तो वो इसे अपनी प्रेशर पॉलिसी की कामयाबी बता रहे हैं। मगर यहाँ हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा, क्या वाकई सिर्फ ये 30% की कमी ही इतनी बड़ी पॉलिसी शिफ्ट का कारण है, या पर्दे के पीछे कुछ और बड़े स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस चल रही हैं? तो जो असल वजह हैं वो आधिकारिक बयानों में नहीं मिलेंगी। वो 2 हैं। पहली वजह है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और दूसरी इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। भारत और यूएई के बीच जो एफटीए की बात चल रही है, उसे एक्सपर्ट्स यूं ही मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं कह रहे।
ये नाम ही बताता है कि ये डील कितनी बड़ी और जियो इकोनॉमिकली कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस डील का इकोनॉमिक वेट जबरदस्त है। हम बात कर रहे हैं लगभग 2 अरब कंज्यूमर्स के बाजार की और दुनिया की जीडीपी के 25% हिस्से की। अब आप समझे कि यूरोप ने अमेरिकी प्रेशर को नज़रअंदाज करके भारत पर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि उनके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट दांव पर थे। अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे अहम वजह पर, और वो है चाइना फैक्टर। इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। अब सोचिए, अगर अमेरिका भारत पर इतने भारी टैरिफ लगाए रखेगा तो वो अपने ही एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर को कमजोर करेगा। डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में कोऑपरेशन पर असर पड़ेगा। ये रिस्क अमेरिका नहीं उठा सकता। तो इन सारी बातों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के कोर प्रिंसिपल्स पर टिके रहकर दुनिया की बड़ी ताकतों के प्रेशर को सक्सेसफुली हैंडल किया है। ये भारत के डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है और ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत की एक बड़ी जीत है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है। कोल्ड वॉर के जमाने की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, जो थोड़ी पैसिव थी, अब मल्टी अलाइनमेंट में बदल चुकी है। इसका मतलब है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को पूरा करने के लिए एक ही समय में अमेरिका, यूरोप, रूस, इन सभी बड़ी शक्तियों के साथ एक्टिवली एंगेज करता है, वो भी अपनी शर्तों पर। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस के की टेकअवेज को समराइज करते हैं, खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो अपने एनालिसिस को स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, आइए उस पर फोकस करते हैं। आप भारत की आज की फॉरेन पॉलिसी को 4 पिलर्स पर खड़ा कर सकते हैं। पहला, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, यानी राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर, जिसमें एनर्जी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी शामिल है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। तीसरा, मल्टी अलाइनमेंट, यानी यूएस, ईयू और रशिया सबके साथ बैलेंस बनाकर चलना। और चौथा पिलर है इकोनॉमिक प्रैग्मैटिज्म, मतलब कमर्शियल बेनिफिट को प्रायोरिटी देना। तो इस पूरे प्रकरण से हम क्या बड़े जियोपॉलिटिकल लेसन सीख सकते हैं? पहला, कि यूनिलैटरल सैंक्शंस और प्रेशर की एक लिमिट होती है। दूसरा, भारत जैसे मिडिल पावर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है। तीसरा, कमर्शियल इंटरेस्ट्स अक्सर जियोपॉलिटिक्स पर हावी हो जाते हैं। और चौथा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, कि भारत अब सिर्फ एक रूल टेकर नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे एक रूल शेपर की भूमिका में आ रहा है। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जैसे जैसे भारत का इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आने वाले दशक में वो कंपीटिंग ग्लोबल पावर्स के बढ़ते प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस को कैसे नेविगेट करेगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ये आपकी एनालिटिकल स्किल्स को और मजबूत करेगा। धन्यवाद।